हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है माई कंपटीशन के यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं इस चैनल पर। आपका जो चैनल है एमआई कंपटीशन का, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है यूपी पुलिस की तैयारी करवाई जाती है। इसके साथ साथ और भी कंपटीशन की तैयारी जल्दी शुरू होने जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आपका जो बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, बीपीएससी प्राइमरी टीचर का एग्जाम करवाएगा और टीजीटी पीजीटी लेवल का एग्जाम होगा। जो सब्जेक्ट वाइज होगा उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। आपकी डेट आ चुकी है आपके एग्जाम की, और वीडियो के माध्यम से बताया गया है कि किस प्रकार से आपको बीपीएससी की तैयारी अपनी जारी रखना है। देखिए, बीपीएससी यहाँ पे आपको खास कर दिया गया है यूपी पुलिस का, लेकिन ये जो जीके जीएस है आपका बीपीएससी में 80 नंबर का पूछा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट होता है। यूपी पुलिस में जीके जीएस केवल 38 नंबर पूछता है, लेकिन बीपीएससी में 80 नंबर का पूछता है। तो आप उसके लिए भी क्लास ले सकते हैं ये। और इसके साथ साथ हम लोग बीपीएससी के लिए, आरपीएफ के लिए क्लासेस बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करना आपके लिए बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी आपके पास बहुत समय नहीं बचा हुआ है, ज्यादा से ज्यादा आपके पास 40 से 45 दिन बचा हुआ है। किसके लिए? बीपीएससी के लिए। और अगर देखा जाए तो आपका जो आरपीएफ है इसका एग्जाम आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। यानी चुनाव खत्म होगा 4 जून के बाद, रिजल्ट आ जाएगा, जुलाई या अगस्त में आपका एग्जाम होने की पूरी संभावना है। याद रखिएगा, इस चैनल पर आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, और उसके साथ साथ उसका फैक्ट के बारे में भी आपको नॉलेज दिया जाएगा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस क्लास से जुड़िए। और आज का जो प्रैक्टिस सेशन है 19 नंबर का, इसमें आप अपने आप को पार्टिसिपेट करिए। और जितना भी आपका क्वेश्चन जो सही होता है उसको कमेंट बॉक्स में लास्ट में कमेंट करिएगा कि सर मेरा इस क्वेश्चन में से, मान लीजिए आज 20 क्वेश्चन है, तो 20 में से कितना सही हुआ इसके बारे में आप लोग जानकारी दीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग धैर्य बनाए रखिए अपने यूपी पुलिस री एग्जाम की तैयारी। और जो बच्चे अपना बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हैं वो, और आरपीएफ की तैयारी जो कर रहे हैं वो अपना थ्योरी क्लास करेंगे ही करेंगे। उसके साथ साथ उनका जो आज तक के इतिहास में रेलवे ने जितना भी सवाल किया है उसका हम लोग ताबड़तोड़ एनालिसिस करेंगे। पूरी तरह से उसके डिस्क्रिप्शन को देखा जाएगा और जितना हो सकेगा उसका एनालिसिस किया जाएगा, और उससे संबंधित जो टॉपिक रहेगी उसको बता करके आपको उसको भी सॉल्व करवाया जाएगा। तो ये सब चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। चलते हैं हम अपने अगले सवाल पर, यानी पहले सवाल पर इस सेशन के। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कह रहा है? दो राज्यों के बीच विवाद जो है सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र में आता है? मान लीजिए ये आपका यूपी का क्षेत्र है, और यहीं पर आपका बगल में आपका मान लीजिए बिहार है। क्या है दोस्तों? बिहार। अब इनके बीच में ये जो बाउंड्री शेयर होगी, इसके बीच में जो विवाद होगा, अब यूपी बोलेगा कि मेरा यहां तक एरिया है, बिहार बोलेगा नहीं मेरा यहां तक एरिया है। तो इसका विवाद जो है वह कौन से अधिकार क्षेत्र में आता है? क्या अपीली क्षेत्र में आएगा, सलाहकारी क्षेत्र में आएगा, विशेष क्षेत्र में आएगा, या फिर मौलिक अधिकार के क्षेत्र में आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए, जब दो राज्यों के बीच सीमा विवाद हो तो उसका जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वह मौलिक अधिकार के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। कहां पे? मौलिक अधिकार के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार से दो चीजें याद रखिएगा कि यूएसए के संविधान से लिया गया है। यूएसए नहीं समझ में आ रहा है तो साफ साफ समझिएगा, अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार। और आपके संविधान के भाग 3 की बात अगर किया जाए दोस्तों, किसकी? भाग 3 की बात किया जाए तो इसके अंदर आता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कितने होते हैं? तो जब हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ था, कब? 24 नवंबर। कब दोस्तों? 24 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है, यानी 1949 को। और संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ था 26 जनवरी सन 1950 को। तो जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, इतना दिन लगा था हमारे संविधान को बनने में। और संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी आपको देखने के लिए मिलती है 9 दिसंबर सन 1946। ये चीज याद रखिएगा। यहां से लेकर के 24 नवंबर सन 1949 तक, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 से 24 नवंबर सन 1949 तक का जो समय था, इसके बीच में जो है जब संविधान बन करके तैयार हुआ उस वक्त जो है हमारे भाग 3 में मौलिक अधिकार 7 हुआ करते थे। कितना? 7 हुआ करते थे। लेकिन 1978 में, यानी 1949 के बाद आपको समय देखने के लिए मिलता है क्या?
1978। यहां पर आपका संविधान का संशोधन हुआ था 44वां नंबर का। किसका नंबर का दोस्तों? तो 44 नंबर का संविधान संशोधन हुआ। इसके तहत जो है 7वां मौलिक अधिकार है, उसका नाम था संपत्ति का अधिकार। इस संपत्ति के अधिकार को इस मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बनाया गया और उसके लिए एक विशेष आर्टिकल रखा गया जिसका नाम आपको देखने के लिए मिलता है 301। अगर आर्टिकल नंबर 301 किससे संबंधित है पूछे तो आप बिना भेदभाव के बताइएगा। यह संपत्ति का अधिकार जो पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, आज के समय में देखा जाए तो यह क्या बन के रह गया है? कानूनी अधिकार है। और किस संविधान के संशोधन से हुआ था? तो आप लोग बताने का प्रयास करिएगा कि 44वां संविधान संशोधन सन 1978 में हुआ था। इसके माध्यम से जो है इस मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। तो इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट्स याद रखिएगा। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं जो संविधान का अनुच्छेद है 131। कितना? 131 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के मूल या प्रारंभिक क्षेत्र के अधिकार के अंतर्गत ऐसे मामले आते हैं जिनकी सुनवाई करने का अधिकार केवल उच्चतम न्यायालय को होता है। ऐसे मामले देखिए, भारत संघ तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों में आर्टिकल नंबर 131। और दूसरी बात किया जाए कि भारत संघ तथा कोई एक राज्य या अनेक राज्यों या एक से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद हो, जैसे दो राज्यों उनके बीच में सीमा का विवाद हो, तो वो भी आर्टिकल नंबर 131 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय जो उसकी देखरेख करेगा। इसके साथ साथ दो या दो से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद जिसमें उनके वैधानिक अधिकारों का प्रश्न चिन्ह निहित हो, यानी उनके ऊपर खतरा हो, किसका? प्रश्न चिन्ह का, तो भी ये सब चीजें जो है अनुच्छेद नंबर 131 के तहत जो है किसके अंडर आती है? तो आपके उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के कंट्रोल में आती है। ये चीज याद रखिएगा जी। आइए क्वेश्चन नंबर 2, बहुत प्यारा सवाल है। ये सवाल आप पढ़िएगा। देखिए, ये सवाल आपके आल एग्जाम में पूछा जा सकता है। किसमें? आल एग्जाम। मतलब कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दोस्तों हो रहा है, वो आपका चाहे बीपीएससी टीचर का हो या फिर पुलिस का हो, आरपीएफ का हो, एसएससी का हो, ये आपका एग्जाम में सवाल बनने के पूरे चांसेस रहते हैं क्योंकि ये पॉलिटी से संबंधित सवाल है, आपका स्टैटिक से भी संबंधित है। पूछ क्या रहा है? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले हैं? अब इस चीज को जानने से पहले थोड़ा सा आप लोग देख लिएगा। देखिए, भारत का जो जम्मू कश्मीर का इलाका है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो जम्मू कश्मीर का जो इलाका ये दोस्तों है, यहां पे इसको डिवाइड कर दिया गया। सबसे पहले यहां पर हुआ करता था 370A, क्या 370B आर्टिकल होता था। 370B को हटा दिया गया है, ए आज भी है। उसमें यह किया गया कि ये जो जम्मू कश्मीर है इसको दो भागों में बांट दिया गया। एक भाग का नाम रखा गया लद्दाख, क्या दोस्तों? लद्दाख। और दूसरे का जो जम्मू कश्मीर नाम था वही पड़ा हुआ है जम्मू एंड कश्मीर। तो जो जम्मू और कश्मीर है इसकी राजधानी आज भी श्रीनगर देखने के लिए मिलती है। यहां पर आपका चुनाव होगा, जिस प्रकार से दिल्ली में चुनाव होता है मुख्यमंत्री का, उस प्रकार से चुनाव होगा। लेकिन यहाँ पे प्रशासनिक जो अधिकार है, गृह मंत्रालय जो है वह सेंटर का गृह मंत्रालय इसके अंडर कार्य करेगा, यानी गृह मंत्रालय के अंदर जम्मू कश्मीर आएगा, जिस प्रकार से आपको दिल्ली देखने के लिए मिलता है। यानी कि दिल्ली की सरकार जो है वह कोई और चलाएगा और यहाँ का जो प्रशासन यानी पुलिस व्यवस्था है वह किसके कंट्रोल में आती है? तो वो भारत के गृह मंत्रालय के अंडर आती है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर से लद्दाख अलग हुआ, आर्टिकल नंबर 370 भी हटा दिया गया। अब यही सवाल पूछा जा रहा है कि लद्दाख में कितने जिले हैं? तो क्या एक जिला है, तीन जिला है, चार जिला है या फिर दो जिला है? तो आपको दोस्तों बता दें कि जो जम्मू कश्मीर से अलग होकर के लद्दाख एक यूटी बना, केंद्र शासित प्रदेश बना, उसमें आपको जिला देखने के लिए मिलता है कितने? दो। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा। कितने जिले हैं? दो जिले हैं। देखिएगा, वही चीज बता रहा है, कारगिल और लेह, उन दो जिलों का क्या नाम है? एक जिले का नाम कारगिल है, दूसरे जिले का नाम लेह है। लद्दाख में दो जिले हैं, कौन? कारगिल और लेह। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, और जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल दर्जा था वो समाप्त कर दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर दो यूटी में बदल गया है। ठीक है, अगला सवाल हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़िए, पढ़ करके उत्तर करने का प्रयास करिए। देखिए क्या कह रहा है, ये सवाल आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि न्यायमूर्ति राजिंदर सच्चर समिति का गठन किसका अध्ययन करने के लिए किया गया था? बताइए, ये जो न्यायमूर्ति हैं राजिंदर सच्चर,
ये समिति एक बनाई गई थी, किस चीज का अध्ययन करने के लिए बनाया गया? क्या भारत में पश्चिम घाट के पर्यावरणीय मुद्दे के लिए, भारत पर वैश्वीकरण के प्रभाव के लिए, या भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति के लिए, या फिर आपको देखने के लिए क्या मिलता है, भारत में सरकारी अस्पतालों द्वारा रखे जा रहे मानक के द्वारा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? इसको देखने से पहले आइए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए भारत में जो मुस्लिम समुदाय है, कौन सा समुदाय? मुस्लिम समुदाय, ये कम्युनिटी, इसको अल्पसंख्यक भी बोला जाता है दोस्तों। अब अल्पसंख्यक का क्या मतलब होता है? देखिए जिसकी कम्युनिटी कम जनसंख्या हो उसको अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखा जाता है। तो भारत आजाद हुआ जब, तो वहां पे हिंदू कम्युनिटी जो थी वह ज्यादा मात्रा में थी, लेकिन जो अल्पसंख्यक कम्युनिटी में आया, मुस्लिम कम्युनिटी, उसकी संख्या कम थी। इसमें बताया जा रहा है कि जो मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का अध्ययन है करने के लिए राजेंद्र सच्चर समिति का गठन किया गया था। किस लिए? शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए। किस चीज की? मुस्लिम समुदाय के समाज की, यानी मुस्लिम का जो समाज है वो किस प्रकार से रह रहा है, वहां की शिक्षा की व्यवस्था कैसी है, और उनका जो धार्मिक स्तर है वो कहां पर है, उसके लिए क्या किया गया? स्थिति को जानने के लिए, अध्ययन करने के लिए राजेंद्र सच्चर समिति का गठन किया गया। और अक्टूबर 2005 में दिल्ली हाई कोर्ट के, कहां के? दिल्ली हाई कोर्ट के, कहां के दोस्तों? दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर के नेतृत्व में 7 सदस्यीय समिति बनाई गई। कितनी? ये जो समिति थी इसमें कितने सदस्य थे? तो याद रखिएगा 7 सदस्य थे। और इसके साथ ही साथ इस समिति ने अपनी रिपोर्ट जो 30 नवंबर सन 2006 को पेश की लोकसभा में। और इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि स्थिति के आधार पर जो मुसलमानों की स्थिति है वह दयनीय है, मतलब स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा दोस्तों? भारत में मुस्लिम समुदाय, कौन सा समुदाय? मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति को जानने के लिए न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति का गठन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। देखिए मुस्लिम कब बनाया गया था? 2006 में इसकी रिपोर्ट पेश की गई थी, किसके द्वारा? न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति के द्वारा। ठीक है, उसमें यह बताया गया जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसकी स्थिति बहुत ही बदहाल है, वहां पे शिक्षा व्यवस्था बहुत लचर है इस कम्युनिटी में। ठीक है, उसके बाद जो उनकी शिक्षा के लिए प्रॉपर व्यवस्था की गई, हर एक चीज के बारे में जानकारी बताया गया। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, निवल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर क्या है? अप्रत्यक्ष कर अब उपदान है या फिर इसके बराबर क्या आएगा? यानी अप्रत्यक्ष कर जो है यह किसके बराबर होगा? यह आपकी इकोनॉमिक्स से संबंधित सवाल है, इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन। बताइएगा क्या सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, या वैयक्तिक आय है, या फिर राष्ट्रीय आय है, या फिर वैयक्तिक प्रयोजन आय है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? देखिए जो निवल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार है इसके बारे में अगर थोड़ा सा जाना जाए तो आप लोग समझने का प्रयास करिएगा कि जो देश की, यानी हमारे देश की जो राष्ट्रीय आय होती है वह बराबर किसके होती है? अप्रत्यक्ष कर उपदान के बराबर होती है। इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय आय का अर्थ ये होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। राष्ट्रीय आय का अर्थ किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय में, ये नहीं कि 5 साल में, नहीं, 1 साल 2 साल, जो भी समय हो, निश्चित समय हो। तो राष्ट्रीय आय का अर्थ यही होता है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं, मतलब एक निश्चित समय में कितनी वस्तुओं का उत्पादन हुआ, वस्तुओं तथा सेवाओं के कुल मौद्रिक यानी वहां की जो मौद्रिक स्थिति है कुल मौद्रिक से है। ठीक, अब राष्ट्रीय आय का मतलब क्या हुआ कि एक निश्चित समय में कुल उत्पादित वस्तु तथा सेवा कुल का जो मौद्रिक मूल्य है उससे संबंधित रखता है राष्ट्रीय आय। और एक चीज अगर देखा जाए, जब शुद्ध उत्पाद का मूल्यांकन साधन लागत पर किया जाता है तो राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। राष्ट्रीय आय कब प्राप्त होती है? देख लीजिएगा, बहुत सिंपल वे में बताया गया है। जब शुद्ध उत्पाद का मूल्यांकन साधन लागत पर किया जाता है तो वह राष्ट्रीय आय होता है। इसके साथ ही साथ अगर
साधन लागत पर राष्ट्रीय आय जो बराबर होता है वह निवल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर होता है। यानी इसमें से अगर अप्रत्यक्ष कर और कर उत्पादन को देखा जाए तो ये सब चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? सी इज द करेक्ट हो जाएगा। जो राष्ट्रीय आय है यह निवल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत के बराबर या उसके ऊपर देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? अब देखिएगा, ये जो लॉरेंज वक्र है ये क्या होता है? लॉरेंज वक्र, आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग लॉरेंज वक्र के बारे में। देखिए, ये जो आपको दिख रहा है यही आपका क्या है? लॉरेंज वक्र। ठीक है, अगर आप गणित में पढ़ते हैं इसको तो इसको एक्स अक्ष के तहत जाना जाता है। क्या? एक्स अक्ष, और ये होता है आपका वाई अक्ष। तो ये जो चीजें आपको दिख रही हैं, ये जो वक्र आपको दिख रहा है ये कौन सा वक्र है? लॉरेंज वक्र। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा कि जो लॉरेंज वक्र है इसके माध्यम से आय वितरण को दर्शाया जाता है। किसको? आय वितरण को, यानी इनकम को दर्शाया जाता है। किसके द्वारा? इस लॉरेंज वक्र के द्वारा। और देखिए, यह वक्र कुल आय व आय प्राप्तकर्ताओं के मध्य व्याप्त विषमता को दर्शाता है। यानी जो कुल आय कितनी है और उस आय को प्राप्त करता कितने लोग हैं, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वह यही जो लॉरेंज वक्र है ये दर्शाता है। ठीक है, जबकि मुद्रास्फीति की बात अगर की जाए तो मुद्रास्फीति बाजार की ऐसी स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता है तथा वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है। ठीक है, देखिए, जब किसी भी वस्तु का मूल्य गिरेगा, यानी मान लीजिए ये पेन है अभी 5 रुपए की मिल रही है, अब अगर 3 रुपए की मिलने लग जाएगी तो इसकी जो प्रोडक्शन है ये चीजें बहुत ज्यादा स्तर पे आपको देखने को मिलेगी मार्केट में आपके। ठीक है, अगर किसी भी वस्तु का मूल्य क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अगर मूल्य बढ़ेगा तो चीजें जो है आपको कम देखने के लिए मिलेंगी। वही चीज इसमें बता रहा है कि मुद्रास्फीति बाजार की ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रा का मूल्य अगर गिरेगा, यानी इसका दाम अगर गिरेगा तो वस्तु की जो कीमत स्तर है उसमें वृद्धि होगी, ज्यादा मात्रा में लोग खरीदेंगे। ठीक है, और अगर मूल्य बढ़ जा रहा है तो जो मुद्रास्फीति है इसमें, यानी जो वस्तु की कीमत है उसके स्तर में गिरावट देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन का आंसर क्या सही हो जाएगा? आय वितरण। क्या होगा? आय वितरण। लॉरेंज वक्र यह दर्शाता है कि आय का वितरण किस प्रकार से किया जाता है। वस्तु का मूल्य घट रहा है, वस्तु का मूल्य बढ़ रहा है तो उसकी खपत क्या हो रही है और मार्केट में उसकी डिमांड क्या है, ये सब चीजें कौन दर्शाता है? तो लॉरेंज वक्र दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भारत सरकार का हिस्सा कितना होता है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मतलब जैसे कोई एक पर्टिकुलर क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अगर कोई बैंक है तो वही चीज पूछ रहा है कि इस बैंक में भारत का या भारत सरकार का कितने परसेंट की हिस्सेदारी होगी, ये बताइएगा। तो क्या 20% की होगी, 50% की, 60% की, या फिर 40% की हिस्सेदारी होगी? कितनी होगी ये बताने का आप लोग काम करिएगा। देखिए, अगर बैंकों का बैंक की बात किया जाए, बैंकों का बैंक कौन है? आरबीआई। अब आप बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, एक चीज, इसका मुख्यालय कहां है और इसके अध्यक्ष कौन है? बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि ये सब चीजें आरबीआई से संबंधित है। और जो आरबीआई है इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो एक चीज याद रखिएगा, आरबीआई की स्थापना तो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ठीक, मुख्यालय देखने के लिए मिलता है आरबीआई का मुंबई में। अध्यक्ष शक्तिकांत दास है। ठीक है, शक्तिकांत दास। और इसका राष्ट्रीयकरण की बात किया जाए आरबीआई के, नेशनलाइजेशन, नेशनलाइजेशन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को। ये चीज याद रखिएगा इतना। ठीक है, अब देखिए, जो क्षेत्रीय बैंक होता है उसमें सरकार की हिस्सेदारी, भारत सरकार की हिस्सेदारी कितनी होती है? तो वो 50% देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा।
स्पेशली तौर पे। तो ये चीजें आपको मिल जाएंगी, इसको पढ़ लीजिएगा पीडीएफ के माध्यम से। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से ये सवाल बहुत ही अच्छा है, इस सवाल को आप लोग पढ़िएगा, पढ़ करके उत्तर करने का प्रयास करिए कि ये क्वेश्चन आपको एक्चुअल में कह क्या रहा है। और इस सवाल, देखिए सवाल को जब आप पढ़ते हैं ना, और अगर सही तरीके से पढ़ लेते हैं तो वहीं पे आप 50 से 60% उत्तर का जवाब जो है अपने दिमाग में गेन कर लेते हैं कि मैं इस सवाल का जवाब दे सकता हूं। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, आप लोग देखिएगा। और एक बात बताते हैं आपको कि इस क्वेश्चन को पढ़िए, जो निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में रेपो दर, कौन सी दर, रेपो दर और रिवर्स रेपो दर, देखिए दरें दो प्रकार की, रेपो दर और रिवर्स रेपो दर है, ये निर्धारित करता है कौन, वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक या फिर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, तो सी इज द करेक्ट हो जाएगा। जो भारतीय रिजर्व बैंक है यह भारत के रेपो दर और रिवर्स रेपो दर दोनों को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। कौन, भारतीय रिजर्व बैंक। इसके पहले मैं भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में पूरी तरह से सब कुछ चीजें बता दिया हूं, तो आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, फिर से बताने का कोई मतलब है नहीं। बाकी आप आरबीआई के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए वही चीज यहाँ पे बता रहा है कि आरबीआई एक्ट 1934 के प्रावधान के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई, किसकी, आरबीआई की, जो मैं पहले बता चुका हूं। और एक चीज, 1 जनवरी सन 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, ये भी चीज बताया मैंने। और देखिएगा जो रिजर्व बैंक है मौद्रिक नीति के अंतर्गत प्रत्येक 2 माह पर आर्थिक नीतियों की समीक्षा करता है। इसके साथ ही साथ रेपो दर, रिवर्स रेपो दर आदि तक किए जाते हैं। जिस दर पर वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से ऋण प्राप्त करते हैं उसे रेपो दर, तथा जिस दर पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेता है उसे रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। तो आप अब समझ गए होंगे कि रेपो दर और रिवर्स रेपो दर क्या चीज होता है, ये चीज आप बताइएगा। देखिए इस सवाल का आंसर करिए, तब तक मैं आ रहा हूं। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देखिएगा, इसको जो है पढ़ करके आप इसका उत्तर करने का प्रयास करिए कि जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है इनमें से किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी। यानी ये पूछ रहा है कि इस जो वर्ष है 2016, 20, 14, 18, इसमें से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है। देखिएगा जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है यह किससे संबंधित है, एक है उज्ज्वल योजना, एक है उज्ज्वला योजना। जो उज्ज्वल योजना है वो एलईडी बल्ब यानी प्रकाश से संबंधित है। ये जो उज्ज्वला योजना है ये आपको देखने के लिए मिलती है किससे, गैस सिलेंडर के माध्यम से। ठीक है, इसके बारे में देखिएगा, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई सन 2016 को की गई थी। कब, 1 मई सन 2016 को की गई थी। और उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। कहां पे, बलिया, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से शुरू की गई थी। और इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार सभी बीपीएल राशन कार्ड धारक महिलाओं को मुफ्त गैस, क्या दोस्तों, मुफ्त गैस सिलेंडर प्रदान करती है। याद रखिएगा जो उज्ज्वला योजना है वह गैस से संबंधित है, और जो उज्ज्वल योजना है, एक क्या है, उज्ज्वल योजना। दो योजनाएं हैं, एक उज्ज्वला योजना, एक उज्ज्वल योजना। जो उज्ज्वला है वह गैस से संबंधित है, यानी एलपीजी सिलेंडर से संबंधित है, एलपीजी जो गैस होती है उससे संबंधित है। तो बीपीएल यानी जिसके पास ये राशन कार्ड है उनको मुफ्त में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। इस योजना के लिए लाभार्थी महिलाओं की जो है उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत लक्ष्य को 5 करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 को 10 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया। किसके माध्यम से, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अब जो है ये योजना जो है उज्ज्वला योजना, इसके बारे में आप पूरे फैक्ट्स को पढ़ेंगे। उज्ज्वला योजना के पूरे फैक्ट को आप पढ़ेंगे, और एक बार अगर पढ़ लेंगे तो फिर दोबारा आपके एग्जाम में अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बेझिझक उसको बताने का काम करेंगे। चलिए कब चालू किया गया था, 2016 में हम लोग देख चुके हैं। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सन 2016 में चालू की गई थी, ये चीज याद रखिएगा। आइए अपने अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, गोल्डन हैंड शेक निम्नलिखित में से किस योजना का एक और नाम है। मतलब कि जो गोल्डन शेक नाम है, यानी निम्नलिखित में से किस योजना का एक और नाम है, तो क्या वह सेवानिवृत्ति योजना है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना है, या एक रैंक एक पेंशन योजना है, या फिर आपको देखने के लिए अगला क्या मिलता है, प्राइवेट सेक्टर सेवानिवृत्ति योजना। क्या, प्राइवेट सेक्टर सेवानिवृत्ति। देखिए जो गोल्डन हैंड शेक योजना है यह
अपनी इच्छा से जब कोई सेना, देखिए सेना में जैसे कोई भर्ती हुआ, सेना में कोई व्यक्ति भर्ती हुआ, अब ये एक तो अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेगा, सेवानिवृत्त होगा, तो क्या उस योजना को गोल्डन हैंड शेक कहा जाता है? या फिर बीच में ही मान लीजिए 5-7 वर्ष ड्यूटी किया, उसके तुरंत बाद जो है इसने क्या कर लिया, तो सेवानिवृत्त होने से पहले ही ये अपनी इच्छा से सेवानिवृत्ति देना चाहता है, तो ये इसी योजना का नाम जो रखा गया वो गोल्डन हैंड शेक रखा गया। जैसे कोई व्यक्ति है, जॉब कर रहा है, जॉब से मन भर गया, उसका नहीं करने का मन है, बीच में छोड़ के चला गया, कहां पे? सेना में, तो उसके लिए नाम रखा गया गोल्डन हैंड शेक। ठीक है, बस इतनी सी बात है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट हो जाएगा। आप लोग चलिए इसके एनालिसिस को दिखा देते हैं। ये पूरा दिया हुआ है किस प्रकार से जो है सेनाओं के बारे में बताया गया है। आपको पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ के माध्यम से आप इन सब चीजों को पढ़ लीजिएगा, पढ़ करके अपने रिवाइज करते रहिएगा। नोट्स बनाना हो नोट्स बनाइएगा, या फिर अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो रखिएगा, या फिर अगर आपको पीडीएफ रखना हो तो पीडीएफ रख लीजिए। रखने की बात नहीं है, आप उसको पढ़ने का प्रयास करिएगा। देखिए अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल क्या है, अटल पेंशन योजना में सम्मिलित होने के लिए अधिकतम आयु कितनी है? मतलब जो एपीवाई है, एपीवाई एक योजना लाई गई बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा, अटल पेंशन योजना। इसके तहत जो है क्या देखने के लिए मिलता है आपको कि जो अधिकतम आयु है कितने वर्ष के लोगों के लिए इसमें शामिल किया जा सकता है? क्या 45 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष या 50 वर्ष? तो अधिकतम अगर आपकी उम्र 40 वर्ष है, अगर 40 वर्ष से ऊपर है तो आप एपीवाई यानी अटल पेंशन योजना का लाभ नहीं उठा सकते। अगर 40 वर्ष से कम आपकी उम्र है तो आप एपीवाई यानी अटल पेंशन योजना के बारे में लाभ उठा सकते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। आइए अटल पेंशन योजना के बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। जो अटल पेंशन योजना है इसमें सम्मिलित होने के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, इसके साथ ही साथ इस योजना के लिए न्यूनतम आयु जो कम से कम आयु है वो 18 वर्ष होनी चाहिए। मतलब 18 से 40 के बीच, कम से कम आप 18 वर्ष पूरा कर चुके हो और ज्यादा से ज्यादा आप 40 के पार न हो, 40 से कम हो, तो आप अटल पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं। अब देखिए अटल पेंशन योजना जो है 9 मई 2015 को चालू की गई थी। कब? डेट याद रखिएगा अटल पेंशन योजना की, यानी एपीवाई कब? 9 मई 2015, ये चीज याद रखिएगा, आपको भूलना नहीं है। उज्ज्वला योजना 2016। अटल पेंशन योजना कब चालू हुई? ये आपके एग्जाम में सवाल बनने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि जो मई का महीना है, ये मई का महीना जो अभी बीता है, ये आपके एग्जाम में पिछला मई का महीना। देखिए कोई भी योजना पूछने का तात्पर्य ये होता है, जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम जून में हो रहा है, तो पिछले साल भरसक ये होता है कि अगर अगस्त सितंबर में भी कोई योजना लागू हुई है तो उससे सवाल बनने की आपके पूरे संभावना होती है। तो जो मई का महीना है, 9 मई 2015 को कौन सी योजना लागू हुई थी? तो अटल पेंशन योजना लागू हुई थी। देखिए कहां पे? कलकत्ता में लागू की थी। कलकत्ता कहां है? पश्चिम बंगाल में, यहां से शुरू किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराना। इस योजना में अभिदाताओं को उनके अंशदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 1000 या 5000 रुपए के बीच पेंशन का प्रावधान किया गया है। ऐसी बातें बताई गई हैं अटल पेंशन योजना में। क्वेश्चन नंबर 11, न्यूरॉन सिद्धांत के लिए 1906 में नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? बताइए। क्या पियरे क्यूरी, सेंटियागो रेमन वाई केजल, हेनरी मोसाली या फिर लुइस अल्वारेज? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? जो न्यूरॉन सिद्धांत है इसके लिए 1906 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसको दिया गया, क्यों दिया गया, इसके बारे में आइए हम लोग देख लेते हैं। सेंटियागो रेमन वाई केजल, क्या नाम इनका? नाम तो बहुत बड़ा है, थोड़ा सा याद करिएगा। सेंटियागो रेमन वाई केजल को आधुनिक तंत्रिका विज्ञान का पिता कहा जाता है। एक क्वेश्चन बन गया आपका, आधुनिक तंत्रिका विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो सेंटियागो रेमन वाई केजल को कहा जाता है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। और इन्हीं को 1906 में इनके सिद्धांत के लिए फिजियोलॉजी मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। कब दोस्तों? 1906 में। ठीक है, और न्यूरॉन सिद्धांत के रूप में माना जाता है। न्यूरॉन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की एक संरचनात्मक एवं बुनियादी इकाई होती है। तो इस फैक्ट्स को आप लोग याद रखिएगा। जो सेंटियागो रेमन वाई केजल है, इनको आधुनिक तंत्रिका तंत्र का पिता भी कहा जाता है।
और इनको 1906 में इनके खुद के सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? अब आप लोग सेंटियागो रेमन वाई केजल, ये आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अपने अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 12, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले अभिनेता का नाम बताइए। जो ऑस्कर अवार्ड है यह हर वर्ष दिया जाता है, ठीक है। और क्या लियोनेल बैरी मोर को पहली बार दिया गया था, या वार्नर वेक्टर को, एमिल जेनिंग्स को, या फिर चार्ली चैपलिन को? किसको दिया गया था पहला ऑस्कर पुरस्कार? देखिएगा, ऑस्कर पुरस्कार अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ एंड साइंसेस द्वारा फिल्म जगत में उत्कृष्ट यानी बहुत अच्छा कार्य के लिए दिया जाता है। जो उस क्षेत्र में अच्छा कार्य करता है उसके लिए ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है, ये चीज याद रखिएगा। इसकी शुरुआत जो है वर्ष 1929 में हुई थी। कब? 1929 में। एक चीज और इतिहास से याद रखिएगा, आधुनिक भारत से आपके एग्जाम में बनने की संभावना होती है कि जो वर्ष 1929 है वो इंपॉर्टेंट इसलिए भी होता है भारत के लिए कि यहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग किसके द्वारा की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी दोस्तों। किसके? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग कहां का अधिवेशन था? तो लाहौर में अधिवेशन था उस समय कांग्रेस का, लाहौर। ठीक है, तो लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने सन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग रखा था। ठीक है, यह चीज आप लोग याद रखिएगा। और अगर इसमें देखा जाए तो पहला ऑस्कर पुरस्कार जो है जर्मन अभिनेता यानी जर्मनी के वो अभिनेता थे, इनको मिला था एमिल जेनिंग्स द लॉस्ट कमांड और द वे ऑफ ऑल फ्लिप्स के लिए। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। किसके लिए मिला था? तो आपको देखने के लिए मिलता है द लास्ट कमांड और द वे ऑफ ऑल के लिए। ठीक है, लाइट कट गई है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा लाइट का जो उसको कम किया गया है। ठीक है, तो आप लोग परेशान मत होइएगा, क्लास आपकी कंटिन्यू रहेगी। आइए अपने अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, लोना शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? बताइएगा। देखिए, जो लोना है LONA, लोना शब्द है। जैसे आपको देखने के लिए मिलता है मिड ऑन, मिड विकेट, ठीक है, पिच क्यूरेटर, तो ये सब चीजें आपको क्रिकेट में देखने के लिए मिलती है। ठीक है, टेनिस में हुआ, तमाम प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से एक लोना शब्द है, वह किस खेल से संबंधित है? तो क्या खो खो से है, वॉलीबॉल से है, सॉफ्ट बॉल से है, या फिर कबड्डी से है? तो देखिए, जो लोना होता है, लोना शब्द वह कबड्डी में इस्तेमाल किया जाता है। कहां पे? कबड्डी में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा। जो कबड्डी है वह उस कबड्डी में लोना शब्द का प्रयोग किया जाता है। आइए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं लोना शब्द के बारे में। देखिए, लोना शब्द कबड्डी खेल से संबंधित है। अन्य शब्द जो देखा जाए, रेडर, बोनस, एंटी वक लाइन, मार्च लाइन, बैटिंग, ब्लॉक, लाबी, ये सब किससे संबंधित है? तो ये सब का सब जो है आपके कबड्डी से संबंधित है। तो याद रखिएगा, कभी भी अगर आपके एग्जाम में ये सवाल बन जाए कि रेडर, बोनस या एंटी ये शब्द किस खेल से संबंधित है, तो आप लोग बताने का काम करिएगा। ये शब्द जो है आपके कबड्डी में इस्तेमाल किए जाते हैं। और एक चीज देखिएगा, जो कबड्डी एक खेल है जो मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में खेला जाता है, मुख्य रूप से भारत में ही खेला जाता है कबड्डी, ऐसा बताया जा रहा है। देखिएगा, जो कबड्डी नाम है इसका प्रयोग प्राय उत्तर भारत में किया जाता है। इस खेल के को दक्षिण में क्या बोला जाता है? चेडुगुडू। क्या बोला जाता है? चेडुगुडू। कहां पे? तो आपके दक्षिण में, यानी इस इलाके में आपको क्या बोलने के लिए मिलता है कबड्डी को? चेडुगुडू। और पूर्व में हुतुतु। क्या? ये एग्जाम में बनने की संभावना नहीं होती, बाकी आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा कि पूर्व में हुतुतु बोला जाता है और दक्षिण में चेडुगुडू बोला जाता है। और उत्तर भारत के मैदान में आपको देखने के लिए मिलता है कबड्डी को कबड्डी ही बोला जाता है। ठीक है, कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, दोनों तरफ 7-7 खिलाड़ी होते हैं। और इसका जो मेन शब्द होता है आपको रेडर होता है। रेडर कौन होता है? जो कबड्डी कबड्डी करके जा करके मतलब वहां पे टच करने का प्रयास करता है दूसरे पाले में। बोनस, पैर से उसको टच किया जाता है, बोनस लाइन पार हो जाती है, एक पैर उठा रहता है तो बोनस होता है। एंटी वक लाइन आप बाहर चले जाएं, मार्च लाइन, बैटिंग ब्लॉक,
ये सब चीजें किससे संबंधित है? तो कबड्डी से संबंधित है। आप लोग देखने का प्रयास करिएगा। अपने अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। क्या कह रहा है? 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस या विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस सबको पता है 5 जून को मनाया जाता है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये भी नहीं होगा। विश्व जल दिवस, ये आपको देखने के लिए कब मिलता है? तो आपका 22 मार्च के दिन देखने के लिए मिलता है। कब? 22 मार्च को। अब आप बताइएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब होता है? कब? अप्रैल महीने में है, इतना मैं बता देता हूं, बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स करिए। देखिए, जो विश्व जनसंख्या दिवस है, यह 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 11 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए तक करेक्ट हो जाएगा। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में क्या है। जो विश्व जनसंख्या दिवस है वह मनाई जाती है आपकी 11 जुलाई को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। मैंने बताया अप्रैल में 7 अप्रैल को। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को याद रखिएगा। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अपने अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। क्या होगा? प्रसिद्ध उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसने लिखा है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? आप लोग बताने का प्रयास करिएगा। क्या है 15 नंबर का क्वेश्चन? प्रसिद्ध उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसने लिखा है? तो क्या आर के नारायण ने लिखा है, या फिर अरुंधति रॉय ने लिखा है, या विक्रम सेठ ने लिखा है, या फिर किरण देसाई ने लिखा है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? आप लोग बताने का प्रयास करिएगा। जो प्रसिद्ध उपन्यास है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्स, इसको जो है किरण देसाई ने लॉन्च किया है, यानी किरण देसाई ने लिखा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं हम लोग द इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्स। इसका अगर देखा जाए तो नुकसान की विरासत इसका हिंदी में नेम है। यह भारतीय लेखक किरण देसाई का दूसरा उपन्यास है, जिसे 2006 में मैन बुकर पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 2006 में मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, एम्स्टर्डम की राजधानी क्या है? देखिए, राजधानी से सवाल बनेगा आपके एग्जाम में, बिल्कुल बनेगा दोस्तों। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है आपका एग्जाम का। पुलिस के मतलब पुलिस का जो एग्जाम हुआ था पहले, बहुत पहले 2018-17 में, वहां पे ये सवाल पूछा जा चुका है कि एम्स्टर्डम की राजधानी क्या है? यूनाइटेड अरब अमीरात, नीदरलैंड, या फिर दक्षिण कोरिया, या फिर इटली। तो जो एम्स्टर्डम है ये किसकी राजधानी है? तो ये आपको देखने के लिए मिलता है कि नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। इसके और देख लीजिए, जो यूनाइटेड अरब अमीरात है इसकी राजधानी अबू धाबी है, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, और इटली की राजधानी रोम देखने के लिए मिलती है। ठीक है, आप लोग ये चीज याद रखिएगा। अपना क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार किसने किया? किस लेंस का? कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार किसने किया? तो क्या एनरिको फर्मी ने किया, एडोल्फ गैस्टन यूजेस फिक ने किया, या फिर शेड फोर्ड फ्लेमिंग ने किया, या फिर बेनोइट फार्नी ग्रोन ने किया? तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? देखिएगा, जो कॉन्टैक्ट लेंस है इसका आविष्कार आपको देखने के लिए मिलता है किसके द्वारा? तो वो एडोल्फ गैस्टन यूजेन फिक के द्वारा मिलता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जो कॉन्टैक्ट लेंस है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि ये कॉन्टैक्ट लेंस होता क्या है। देखिएगा, जो कॉन्टैक्ट लेंस है इसकी खोज 1888 में की गई थी। कब दोस्तों? अगर आपसे पूछे कि कॉन्टैक्ट लेंस की खोज कब की गई, तो सन 1888 में की गई। और एक जर्मन वैज्ञानिक थे जो नेत्र विशेषज्ञ एडोल्फ गेस्टेन यूजेन फिक ने किया था। क्या नाम था उनका? एडोल्फ गेस्टेन यूजेन। ठीक है, और कॉन्टैक्ट लेंस के एक पतला लेंस होता है। क्या होता है? एक पतला लेंस होता है। जो कॉन्टैक्ट लेंस होता है वो कैसा होता है? एक पतला लेंस होता है, जिसका प्रयोग चिकित्सकीय यानी मेडिकल क्षेत्र में उपकरण एवं स्पष्ट दृष्टि यानी साफ साफ देखने के लिए, जैसे मेडिकल के क्षेत्र में अगर ऑपरेशन किया जाता है इंटरनल पार्ट का, तो पूरे अच्छे तरीके से देखने के लिए, एकदम साफ दिखे, उस लिए किया जाता है। ठीक है, और इसका प्रयोग जो है सौंदर्य प्रसाधन के रूप में भी किया जाता है, यानी ब्यूटिशियन के रूप में किया जाता है। तो ये रहे आज के हमारे कितने 17 सवाल थे। ठीक है, और आशा करते हैं कि आप लोग सेशन को एंजॉय किए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।